चलिए तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से लोकेश सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे ज्ञान संपदा मध्य प्रदेश के संदर्भ में, जो कि एक ऑडियो सीरीज़ है, इसका भाग नंबर 2। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में जो मध्य प्रदेश है उसकी अवस्थिति क्या है, और ये सतपुड़ा और विंध्याचल जो श्रेणी है उसके बीच में आता है। वही मैंने आप लोगों को बताया था कि नर्मदा यहाँ की मुख्य नदी है। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम लोग सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें तो ये 6 भागों में विभक्त है, जिसमें मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल और चंबल वाले क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा मैंने मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में भी आप लोगों को चीज़ें बताई थी, जैसे पूर्व पाषाण काल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि पूर्व पाषाण काल में ये मुख्य रूप से किस भागों में जाना जाता है, कौन कौन सी मुख्य नदियाँ हैं जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। मध्य पाषाण काल में हम लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार से औजार जो हैं उनकी कला और पूर्व पाषाण काल के रूप में आप लोग देखेंगे किस तरीके से चेंज हुई। इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे औजार जो हैं वो लघु पारता के रूप में आ गए थे। नदियों में हम लोग देखेंगे चंबल, बेतवा, नर्मदा आदि नदियों को हमने देखा, और कुछ जिलों की जानकारी भी मैंने आप लोगों को दी थी। उत्तर पाषाण काल में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस काल को जो लघु रूपता है उसके कारण जाना जाता है। और मुख्य रूप से जो क्षेत्र हैं जिसमें पूरी, निमाड़ है, शहडोल है, मंदसौर, सीहोर, होशंगाबाद आदि का स्थान मैंने आपको बताया था। और मुख्य रूप से मैंने आप लोगों को यही बताया था कि यहाँ पर जो विश्व धरोहर है, भीमबेटका की गुफाएं, वो मुख्य रूप से इस कालखंड का भाग थी। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि व्यक्ति हैं डॉक्टर श्री वाकणकर जी, उनके द्वारा इस विश्व धरोहर की खोज की गई थी, और 1975 में इनको पद्मश्री की उपाधि से भी नवाजा गया था। तो ये कुछ भाग था। अब आज इसके आगे की बात हम लोग करेंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नवपाषाण युग जो है वो कैसे यहाँ पर प्रारंभ हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बुक आप लोगों ने खोल रखी होगी। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। तो नवपाषाण काल को अगर हम लोग देखें तो तीनों पाषाण काल के बाद में भारत में नवपाषाण काल की जो शुरुआत है मानी जाती है। वहीं पे आप देखेंगे इस युग को आप जब डिवाइड करते हैं तो किस जाति द्वारा इसका प्रारंभ हुआ है, कहाँ के लोग थे, इनके बारे में जानकारी जुटाना तो बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि पत्थरों से आप क्या ही पता लगा लोगे, बताओ। ठीक है, कि ये जो पत्थर है वो किसने उठाया था, या कहाँ का व्यक्ति था, किस जाति का व्यक्ति था। तो ये जो अनुमान लगाया जाता है या जो अनुमान लगाए गए हैं वो मुख्य रूप से कहना बहुत कठिन है कि ये किस जाति के थे। इस युग के औजार, सेल्ट, कुल्हाड़ी जो भी पाए गए हैं यहाँ पर, है ना, रचक हैं, घन हैं, ओप करने का जो ये प्रमुख आधार है, ये सारी सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके बाद में जब आप पेज नंबर 2 पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जो अतुर्ची, एरण, कुंडर, उसके बाद में आप देखेंगे गढ़ी मुरीला, उसके बाद में जतकारा, जबलपुर, दमोह, है ना, बुरचेका, सागर, हटा तथा होशंगाबाद से प्राप्त होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। इस काल में मनुष्य ने कृषि कार्य, पशुपालन, उसके बाद में आप देखेंगे प्रदभांड कला, वस्त्र निर्माण, गृह निर्माण, अस्त्र शस्त्र का उपयोग और अग्नि का जो प्रयोग है वो सीख लिया था। तो मुख्य रूप से अगर आप लोगों को ये पूरे पैराग्राफ में अगर कुछ मार्क करना है तो आपको मार्क करना है कि इस काल में जो मनुष्य है वो कृषि कार्य में संलग्न हो गया था, पशुपालन वो करने लगा था, मृदभांड जो हैं देखने को मिलते हैं वो इसी काल में देखने को मिले हैं, ग्रहों का निर्माण करने लगा, वो अस्त्र शस्त्र का उपयोग करने लगा, और अग्नि पर पूर्ण रूप से आप देखेंगे इन्होंने क्या कर लिया था, काबू कर लिया था, नियंत्रण कर लिया था। हो सकता है आप लोगों से पूछा है कि बताइए मध्य प्रदेश में किस काल में मनुष्य ने अग्नि पर काबू कर लिया था, या अग्नि का प्रयोग शुरू कर दिया था, या गृह निर्माण का प्रयोग कर दिया था। तो आप लोगों को याद रखना है ये जो भाग है वो मुख्य रूप से कहाँ पे पाया जाएगा, आप लोगों के नवपाषाण काल में पाया जाएगा। इसके बाद में आती है कॉपर एज की बारे, जिसको हम लोग हिंदी में ताम्र पाषाण काल बोलते हैं। धातु में सबसे पहले तांबा उपयोग में लाने के कारण इस युग को ताम्र युग कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि कभी प्रश्न आ जाए कि बताइए मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु का इस्तेमाल किया था वो कौन सी थी, तो तांबा का उपयोग जो है वो किया है। और आज भी आप लोग जानते हैं कि तांबे का अचूर मात्रा में हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आप जिस हॉल में बैठे हैं, आप ऊपर देखेंगे तो जो फ़ैन है, ये फ़ैन के अंदर भी आप देखेंगे कॉपर वायर्स का इस्तेमाल किया गया है। बहुत ज़्यादा सुचालक है अगर हम लोग देखें ये
जो धारा होता है उसका बहुत अच्छा सुचालक होता है, इस वजह से हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, तांबे का इस्तेमाल करते हैं। इसके पश्चात मनुष्य ने कांसे का आविष्कार जो है वो किया, तो इसी के माध्यम से मतलब कॉम्बिनेशंस ऑफ जो आप बोल सकते हो मेटल्स हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ अदर एलिमेंट्स जो हैं वो हम लोग क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। तो याद रखना है, पहले तांबा आया, फिर उसके बाद में क्या आया, कांसा आया। तो आप अगर इसकी एक नेमोनिक बनाना चाहते हैं तो आप ताम्रपाषाण काल के आगे ही जो है क्या लिख लीजिएगा, ताका लिख लीजिएगा। क्या लिख लेंगे आप, ताका। ताका से क्या बन जाएगा, ता से बन जाएगा आपका तांबा, का से बन जाएगा आपका कांसा। ठीक, इस युग कास युग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस युग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कास युग के नाम से जानते हैं, कॉपर एज के नाम से इसको जानते हैं। लोह युग, ताम्र युग, कांस्य युग के बाद आता है। तो आप लोगों को क्रम याद रखना है कि कौन सा युग कहाँ पे आएगा। तो पहले आप देखेंगे आयरन एज आएगा, फिर ताम्र आ जाएगा आप लोगों का, फिर उसके बाद में कांस्य युग आ जाएगा। ठीक, विद्वानों का मत है कि ईसा पूर्व जब हम बात करें तो 2000 से 700 ईसा पूर्व के मध्य दक्षिण पूर्वी, जैसे मुख्य रूप से आप लोग देखेंगे राजस्थान है, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात अगर हम लोग करें, महाराष्ट्र की बात करें, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में यह सभ्यता विकसित हुई थी। कौन सभ्यता विकसित हुई थी, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ताम्रपाषाण युगीन जो सभ्यता है वो विकसित हुई थी, याद रखिएगा। तो कौन कौन से हैं, मैंने आपको बताया, मध्य दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो आप देखेंगे राजस्थान एक, तो फिर उसके बाद में है पश्चिमी मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र मिल जाएगा आपको, और पश्चिम एवं दक्षिण भारत के जो क्षेत्र है वहाँ पर। ताम्रपाषाण युग में सिंधु सभ्यता का सांस्कृतिक विस्तार मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र था, अगर मुख्य रूप से हम देखें तो। अब यहाँ पर आती है हमारी सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या लिखा है, ताम्रपाषाण युग में जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सांस्कृतिक विस्तार जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत मालवा क्षेत्र में पाया जाता है, मालवा क्षेत्र में। अब प्रश्न क्या बन रहा है, सुनिए ठीक से। क्वेश्चन आया है, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के अनुसार मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से सांस्कृतिक विस्तार कहाँ पे पाया जाता था। ऑप्शन नंबर 1 विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन नंबर 2 बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर 3 बघेलखंड, और ऑप्शन नंबर 4 मालवा। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो मालवा क्षेत्र है वहाँ पर जो सांस्कृतिक विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का वो पाया जाता है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के जो सांस्कृतिक क्षेत्र हैं वो यहाँ पर मिले हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इसलिए ज्ञान संपदा बुक को अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं और इस प्रकार से नोट्स बनाते चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अगर बना रहे हैं तो या बुक में ही मार्क कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जहाँ नागदा, नवदा टोली, कायथा, आवरा, एरण, आज़ाद नगर, महिदपुर आदि के उत्खनन में चित्रित भूरे पात्रों वाली, जिसको हम लोग बोलते हैं PGW, इस सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। ताम्रयुगीन स्तर की अगर हम लोग बात करें तो नावदा टोली जो है ये 1660 से लेके 1440 है। राउंड फिगर अगर दिमाग में आपको रखना है तो 1600 से 1400 रख सकते हैं। कायथा जो है ये आप देखेंगे जो मुख्य रूप से हैं ये 2000 से लेके 1380 ईसा पूर्व मिल जाएंगे आपको। फिर उसके बाद में एरण जो है ये 2000 ईसा पूर्व से लेके 700 ईसा पूर्व मिल जाएंगे आपको। फिर उसके बाद में जो बेस नगर है ना, विदिशा जो हमारा बेस नगर है, ये 1100 से लेके 900 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व मतलब आप देखेंगे जो जीसस क्रिस्ट हैं उनके बर्थ को पहले ईस्वी माना गया है। इसके पहले जो भी घटना हुई उसको हम लोग ईसा पूर्व बोलते हैं, इसके बाद की घटना को हम लोग ईस्वी बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो नावदा टोली का आपको याद रखना है और आपको बेस नगर का याद रखना है। बाकी दो अगर आप चाहें तो भूल भी सकते हैं, या आप चाहें तो इसको सिर्फ दिमाग में रख सकते हैं अपने स्तर पर। ठीक, इस उत्खनन के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के मंदसौर, शाजापुर, इंदौर, पश्चिमी निमाड़, धार, उज्जैन, जबलपुर, देवास तथा भिंड जिलों में की गई खोजों में लगभग 30 ऐसे स्थल प्राप्त हुए हैं जहां ताम्रपाषाण युगीन अवशेष मिले हैं। विक्रम विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है डॉक्टर वी श्री वाकणकर। आप कमेंट बॉक्स में फिर से बताएंगे इनका संबंध किससे है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आप लोगों ने, ये डॉक्टर वही वी श्री वाकणकर जी हैं जिन्होंने भीमगेटका की गुफाएं खोज की थी, और मैंने आपको बताया था 1975 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। द्वारा चंबल, शिवना, रतम, छोटी काली सिंध, पार्वती, बेतवा तथा गंभीर आदि में 52 स्थल खोजे गए। तो इनके हिसाब से आप देखेंगे तो 52 मिलेंगे आप लोगों को, 52। गंगा, यमुना, दोआब में प्राप्त ताम्र निधियों में
मिलती-जुलती जो निधियाँ हैं, निधियाँ मतलब उससे मिलते-जुलते जो भाग हैं, मध्य प्रदेश भी जिसमें गुरिया जो बालाघाट का एक मुख्य भाग है, जबलपुर रामजीपुर से प्राप्त हुई हैं। मध्य प्रदेश में यह सभ्यता राजस्थान के अहाड़ से प्राप्त होती हैं। अब वर्तमान में मध्य प्रदेश बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था, आप लोग जानते हैं। तो और आज़ादी के बाद भी आप देखेंगे मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। तो अगर हम लोग राजस्थान के भी कुछ कालखंडों की बात करें जिसमें मुख्य रूप से जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है उसमें आहड़ जो है वो ये मध्य प्रदेश का ही भाग था उस टाइम पर, तो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब इसके बारे में जो आगे बात करेंगे हम लोग वो है गुफा चित्र की। तो ये गुफा चित्र क्या है थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश के अनेक स्थलों पर शिलाश्रय प्राप्त होते हैं जिनकी भीतरी छतों और दीवारों पर अनेक ढंग की रोचक चित्र रचनाएं की गई हैं। जब आप दीवारों पे देखेंगे, जब आप छतों पे देखेंगे और मुख्य रूप से जब आप भीम बेटका जाएँ तो ज़रूर देखिएगा इसको। तो वहाँ पर आप लोगों को भांति-भांति की जो चित्रकला है वो देखने को मिलेंगी। तो मुख्य रूप से याद रखिएगा छतों और दीवारों पे इसका इस्तेमाल किया जाता था, ये क्षेत्र आपको याद रखना है। भारत में जितने चित्रित शिलाचित्र प्राप्त हुए हैं उनमें मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले शिलाचित्र की संख्या अधिक है। पूरे भारत से अगर आप कंपेयर करते हो तो मध्य प्रदेश में वो अधिक है। ठीक। होशंगाबाद हो गया आपका, सागर हो गया, रीवा, मंदसौर, जबलपुर, सीहोर है, रायसेन है, ग्वालियर है, पूर्वी निमाड़ है, शिवपुरी है, छिंदवाड़ा है, छतरपुर, दमोह, पन्ना, नरसिंहपुर जिलों में चित्रित और शिलाचित्र मिलते हैं। अधिकांश गुफा चित्रों में लाल, सफ़ेद, काले, नीले, पीले रंग का उपयोग किया गया। अब स्वाभाविक सी बात है जब गुफाओं में उस टाइम पर आदि मानव रहते होंगे तो जो हाईलाइट होने वाले जो कलर हैं वो यही होते थे उस टाइम पर। जैसे लाल है आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सफ़ेद आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाईलाइट करने के लिए, काले का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगर आप मेरा जो बैनर है वो देखेंगे तो उसमें मैंने काले का इस्तेमाल किया हुआ आप लोग देख सकते हैं, लाल का इस्तेमाल किया हुआ मैंने आज भी। फिर नीले हैं, देखो आप नीले कलर का भी इस्तेमाल किया गया है, पीले रंग का इस्तेमाल किया जाता था। इन गुफा चित्रों में पशु पक्षियों का शिकार है ना, जानवरों की लड़ाई, मानव का पारस्परिक युद्ध, पशुओं पर सवारी, फिर उसके बाद में गीत, नृत्य, पूजन, उसके बाद में आप देखेंगे मधु संचय, घरेलू जीवन संबंधी अनेक दृश्य दर्शाए गए। मैं आपको इसको याद कैसे करवाता हूँ, देखिए। मनुष्य की एक प्रवृत्ति रही कि अपनी द्वारा किए गए कार्यों को वो क्या करता है, दर्शाता है। तो आज भी आप देखें कुछ लोगों को डायरी लिखना पसंद होता है, कुछ लोगों को बातें करना पसंद होता है। तो वो अपने भाव को व्यक्त करने का एक तरीका है। आप ऐसा समझ सकते हैं पेंटिंग भी उस टाइम पर ऐसी होती थी। अब उस टाइम पर ये बोल तो पाते नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि हाथों में रंग उठा के जो उनको लगा उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए उन्होंने किसी पशु को देख लिया तो पशु को बना दिया उन्होंने। हो सकता है पशु उनके लिए प्रिय हो। फिर कुछ लोग नृत्य करते तो नृत्य करते हैं उन्होंने बता दिया। कुछ लोग पूजा के लिए बारे बताने लगे। ठीक है, कुछ लोगों ने आप देखेंगे जो पशु पक्षी हैं उनको देख लिया उनको शिकार करते हुए। तो अपने भावों को उन्होंने व्यक्त किया, इसलिए कहा भी जाता है कि इस प्रकार जब ये अपने बातें करते थे तो किस माध्यम से करते थे। तो इसको बोला जाता है भाव चित्रात्मक शैली। मतलब अपने भाव को चित्र के माध्यम से बताना भाव चित्रात्मक शैली जो है वो कहलाता है। ठीक। उसके बाद में लौह युग तथा इतिहास का प्रारंभ कैसे हुआ। तो विद्वानों का विश्वास है कि चित्रित दूसरा संस्कृति के बाद में काले औबदार उत्तरी भांड संस्कृति का उदय हुआ जो इतिहास काल में बौद्ध और जैन धर्मों के उदय तथा शिशुनाग नंद काल से संबंधित है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में किए गए उत्खननों से ताम्र पाषाण संस्कृति के पश्चात लौह युग का प्रारंभ जो है उसका पता लगता है। तो आप देखेंगे कि अब जब हम ताम्र पाषाण काल तक आ गए हैं तो इसके बाद में लौह की जो है शुरुआत होती है। और हमने वैदिक युग में ही पढ़ा है कि लगभग छठी शताब्दी पूर्व जो है या छठी ईसा पूर्व जो है वो हमें लौह की जानकारी मिली थी। और जैसे यहाँ पर लौह की जानकारी मिलती है तो इस काल को जो है वो लौह युग के रूप में जाना जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि 10 से 15 मिनट के वीडियो होंगे। अब इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। इसके बाद में जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग महापाषाण काल क्या होते हैं वो देखेंगे, वैदिक काल हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद में इतिहास के बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे इसके। उसके बाद में महाकाव्य काल जो है जिनका सारा संबंध मध्य प्रदेश से ही होगा, ये बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो लास्ट वीडियो की तरह पसंद आया होगा। अपने स्तर पे मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग जुटे रहिए, लगे रहिए। बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं एक के बाद में एक। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ में बिल्कुल इसको शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और लाइक करके मुझे ही बताएं
कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। सब्सक्राइब कर लें आप लोकेश सर अकेडमी यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाएँ, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में आए जैसे ही मैं इस प्रकार का कोई वीडियो डालूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।